नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं भारत नागपाल वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए इस समय मौजूद हूँ शमशेर जून के साथ में, जो कि पूर्व में आम आदमी पार्टी के लोकसभा के जो है रोहतक से जो है अध्यक्ष और भादुगढ़ विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। और हमारे भादुगढ़ से नगर परिषद का चुनाव भी पहले लड़ चुके हैं। बहुत ही लोकप्रिय, जुझारू और कर्मठ, जो भादुगढ़ में सबसे बड़ा नाम आम आदमी पार्टी का किसी समय में हुआ करते थे और अब दोबारा से एक्टिव हुए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करेंगे। 3 कृषि विधेयक को लेकर के पूर्ण समर्थन कर रहे हैं इन कृषि विधेयक का और सरकार के साथ में जाने का इरादा रखते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज जानते हैं कि 3 कृषि विधेयक के अंदर ऐसा क्या है जिसको लेकर के इतना बवाल मचा है। आज 52-53वां दिन हो गया आंदोलन का भादुगढ़ के अंदर कृषि विधेयक को लेकर के, जो इतना बड़ा जमावाड़ा यहाँ पे लगा है। हरियाणा पंजाब के किसान एकजुट होकर के यहाँ बैठे हैं धरने पर। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। ऐसा भादुगढ़ में आपका स्वागत है शमशेर जून जी। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। ये जो 3 कृषि विधेयक हैं, इस पर हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे मिले हैं। तो आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, बड़े ही जोर शोर से आपका नाम भादुगढ़ के अंदर जो है आम आदमी पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पे लिया जाता था। क्या कारण है कि आज आप मोदी जी की नीतियों के समर्थन में आए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप जो है ना किसानों की भी आवाज़ उठा रहे हैं और जो ये कृषि रिफॉर्म जो एक लेकर आए हैं मोदी जी, भाजपा गवर्नमेंट है, उसके बारे में जो है ना लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों की जो समस्या है किसानों की उनको भी जनता के सामने रख रहे हैं। तो इसके लिए आप बहुत ही मैं आपका आभारी हूँ और जो है ना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात ये है कि ये कृषि कानून जो है मैं इसका क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ एक्चुअली मैंने ये पूरा का पूरा कानून जो 2-3 बार पढ़ा है। तो एक बहुत ही बड़ा एक कृषि के अंदर जो नागरिक रिफॉर्म है। और जैसे कि 90 में जो एक रिफॉर्म आया था कि भी आरक्षण के लिए, इसी टाइप का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो देखिए कितना बड़ा रिफॉर्म है कि तो इसमें कुछ ताकतें हैं जो विरोध भी करेंगी, क्योंकि जैसे आरक्षण का विरोध हुआ था वह उस टाइम भी लोग जो है मरे थे, स्टूडेंट मरे थे, पूरा इंडिया जो 4-5 महीने लगे जाम था। सेम स्थिति अब यहाँ पर दिल्ली के आसपास के एरिया में हो रही है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो इस कृषि कानून कृषि जो रिफॉर्म है ये किसानों के लिए एक फर्स्ट टाइम में जो है ना कि इतना बड़ा रिफॉर्म जो है गवर्नमेंट लेकर आई है। और ये क्यों लेकर आई है? क्योंकि किसानों की हालत जो है बहुत दयनीय है। अब अगर एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर मैं बात बताऊं तो 1955 से लगा कर अब तक किसानों की जो आमदनी है वो 21 गुना बढ़ी है। जबकि एक टीचर की और जो बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट की है वो लगभग 200% जो है 200 गुना बढ़ी है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे अगर मान लो उनकी आमदनी भी अगर एक टीचर की लगा लें, अगर आज के गुणे 21 गुना बढ़ाएं, तो जब स्कूल का आप गेट खोलेंगे ना तो उस टाइम जो टीचर लटके हुए मिले तो किसानों की तरफ। कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए और किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं है। जो उनकी आमदनी है, जो उनकी दिक्कतें हैं कृषि को लेकर के, वो कहीं ना कहीं बढ़ी हैं, घटी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल 100% सही है। किसान भी लोग भी जानते हैं, सारा देश जानता है इस बात को कि किसानों की हालत बहुत ही ख़राब है, आज की डेट में बहुत ही ख़राब है। और मोदी सरकार ने जो है ना भाजपा सरकार ने इस बारे में सोचा है और ये रिफॉर्म लाने के उन्होंने उनका एजेंडा भी था कि हम कृषि के अंदर सुधार करेंगे, किसानों की जो हालत है उसके अंदर सुधार करेंगे। और उसके अंदर ये उसी सुधार को लेके, उसी बातों को लेके जो है ना ये कि संवैधानिक रूप से जो है ना ये तो आप कानून बनाया मानते गया हैं है। कहीं ना कहीं किसान जो है, ये कृषि विधेयक है, इसका पूर्ण रूप से समर्थन आप करते हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी को भी इससे कोई फायदा होने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इससे अब किसान क्या है, किसान एक आम आदमी है, किसान गरीब भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, सब टाइप के। अब फार्मिंग के अंदर ये नहीं है कि फार्मिंग के अंदर सिर्फ आप जो है ना गेहूँ और चावल उगाएंगे। फार्मिंग के अंदर बहुत लार्ज स्केल है इसका। फार्मिंग के अंदर जो है ना जितने भी पशु पक्षी कीट मकोड़ों से जितनी भी जो भी पैदावार होती है, जैसे कि मान लो जो अभी आप शहद का शहद उत्पादन। शहद देख लीजिए, अंडे देख लीजिए, मुर्गी फार्म है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे फार्मिंग में आते हैं। तो फिर कौन लोग हैं जो इनको किसानों को गुमराह कर रहे हैं? इतने बड़ा आंदोलन आपने देखा कि एक जत्था भर जो पहले दिन से हम कवरेज कर रहे हैं, तब तो ऐसे लगता था कि पंजाब से एक मुट्ठी भर किसान आए हैं और धीरे धीरे देशव्यापी आंदोलन बन रहा है। अब तो राजस्थान, अपना महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में किसान भादुगढ़ में आए हुए हैं। तो ये कौन लोग हैं जो इनको बहका रहे हैं? एक्चुअल में जो है ना किसान जो इतने मात्रा में जो यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, किसान इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि किसानों को एक बगलाया गया। किसानों को सही नॉलेज नहीं है, एक्ट के बारे में सही ज्ञान नहीं है। कि मैं जैसे मैंने अभी सुना है, आपके भी कई बार इंटरव्यू मैंने देखा, आपकी वीडियो में भी देखा, आपने भी कई नेताओं ने इंटरव्यू लिए, तो वो क्या किसानों को क्या बगा रहे हैं कि आपकी ज़मीनें हड़प लेंगे। जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, उसके अंदर 2 ऑप्शन है कि आप फिक्स प्राइस करेंगे। पहले तो आप फिक्स प्राइस कर सकते हैं,
अब फिक्स प्राइस कर लिया उन्होंने पहले से एडवांस में कि भी मेरी फसल जो है 20 रुपये किलो के हिसाब से जाएगी, ठीक है। एक तो ये फिक्स प्राइस का, इसका एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में 2 ऑप्शन है कि आप फिक्स प्राइस कर लीजिए, ठीक है, फिक्स प्राइस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक ऑप्शन उसके अंदर ये भी है कि मान लो फिक्स प्राइस कर ले 20, लेकिन मार्केट रेट जब फसल कटी उस टाइम मार्केट रेट 20 की बजाय होगा 40, तो किसान को तो लॉस होगा कि किसान को 20 रुपये के नहीं, fix इसी हुआ। इसी इसी एक्ट के अंदर ही किसान को ये आशंका भी है कि फिक्स प्राइस उसने तय कर लिया, पर ये कोई फैक्ट्री की प्रोडक्शन नहीं है। जो पहले से किसानों की दुर्दशा है कि मौसम पे निर्भर जो किसान है, अब अगर उसमें बाद में वो फसल आने के बाद में अब वो कह करके कॉन्ट्रैक्ट में ये अगर निकालना है कि ये आलू आपका छोटा है, ये बड़ा है, उसको अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो किसान कहाँ जाए? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जब ये एग्रीमेंट साइन होगा किसान के साथ, तो किसान की सारी जो शर्तें लिखी जाएंगी, और जो एग्रीमेंट होगा ना वो एग्रीमेंट कंपनियां नहीं करेंगी, वो स्पॉन्सर नहीं करेगा। एक्चुअल में यहाँ पर कंपनियों को और व्यापारियों का डांडिया मानिया कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर स्पॉन्सर का जिक्र है, स्पॉन्सर नाम है। तो स्पॉन्सर जो है वो क्या करेगा कि ये एग्रीमेंट करेगा। उस एग्रीमेंट के तहत जो है सारी सारी बातें साफ साफ लिखी जाएंगी कि भी ये 20 रुपये किलो के मैं आलू लूँगा, इस आलू के जो है या इस फसल की जो भी फसल होगी इसकी ये क्वालिटी होगी, ठीक है। उस क्वालिटी के लिए जितना भी तामझाम है वो किसान करेगा कि भी किसान कोई किसी किसी कंपनी से कॉन्टेक्ट करे, अभी मुझे इस टाइप का अच्छा बीज चाहिए या मुझे इस टाइप का जो है ना खाद चाहिए, तो उसी टाइप की वो जो है ना फसल पैदा होगा। और इसके अंदर एक और भी प्रावधान है, अगर बाय द वे कोई कोई क्लाइमेटी ऐसी आ जाए, ऐसे 2-3 क्लाइमेट में नेचुरल क्लाइमेट के बारे में जिक्र है, ओले आ जाएं या कोई अकाल पड़ जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, उस स्थिति में किसान क्या करेगा? तो उस स्थिति में जो है ना ये एग्रीमेंट के अंदर साफ साफ इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि उस स्थिति में अगर कुछ भी अगर ये सिचुएशन हो गई है तो उस टाइम किसान को कोई लॉस नहीं होगा। उस टाइम सारे के सारे जो लॉस होगा वो स्पॉन्सर को होगा, यानी जो कंपनी ऐसा है बिल के अंदर? ऐसा बिल के अंदर लिखा हुआ साफ। ऐसा बिल के जो है लोगों को समझाने में दिक्कत आ रही है या क्या दिक्कत है? अब एक चीज़ ये देखिए आप कि कृषि विधेयकों को लेकर के इतना बड़ा भ्रम, और सरकार ने किसान पंचायतें भी शुरू करी और उसका इतना बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है, तो क्या जनता समझना नहीं चाह रही या ये नेता लोग समझा नहीं पा रहे? इसमें क्या है कि किसान तो अनपढ़ लोग तो हैं ही, मोस्टली तो अनपढ़ ही है किसान, और दूसरे जो बुजुर्ग जो आने वाली जो पीढ़ी है ना, जो अब आगे वो जो पीढ़ी आएगी वो बहुत पढ़ी लिखी पीढ़ी आएगी और उनको इस कृषि आंदोलन से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि इस कृषि आंदोलन के इस कृषि रिफॉर्म के अंदर क्या होगा कि ऑनलाइन आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ये एक प्रावधान इसके अंदर। सोच के देखिए कि जितने भी जैसे B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, आप बिजनेस टू बिजनेस जो हमारे किसान जो आएंगे जो नई जनरेशन वाले वो B2B भी करेंगे, B2C भी कर सकते हैं। तो वो छोटे मझोले किस्म के किसान कहाँ जाएंगे जिनके पास अभी आप मानिए कि बहुत छोटा रकबा है उगाने के लिए, या जिनके पास ट्रैक्टर या आधुनिक संसाधन जो है कृषि के यंत्र जो है उपलब्ध नहीं है, तो वो अपनी फसल को कैसे लेकर के जाएगा, कितने दिन स्टोर करेगा, कहाँ जा करके बेच सकता है? वो मैं आपको बताता हूँ। इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ है कि किसान जो है वो FPO बनाएंगे, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। तो 10-15 गांव, जैसे मान लीजिए मैं इस प्रकार के सहकारी समितियां काम हाँ, जैसे कि अमूल की सहकारी समितियां है, इसी तरह से FPO बनेंगे, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। अब 10 गाँव के बन गए, 2 गाँव के बन गए, 4 गाँव के बन गए, उसमें छोटे बड़े सब किसान शामिल होंगे। अब वो सारे के सारे जो किसान शामिल होंगे वो स्पॉन्सर के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट साफ साफ है, या तो आप फिक्स कर लीजिएगा, लेकिन जो है ना उसके अंदर दूसरा एक प्रावधान भी है कि अगर बाय द प्राइस बढ़ता है, जब फसल कटाई पाती है प्राइस बढ़ता भी है, तो उसमें एक साफ साफ एक दूसरा ऑप्शन भी है एग्रीमेंट के अंदर कि आप उसको फ्लेक्सिबल रखिए। फ्लेक्सिबल मतलब अगर कुछ रेट बढ़ा तो इतने अनुपात में मैं आप किसान एग्रीमेंट करेगा मैं आपसे इतने रुपए और ले लूँगा। चलो ये तो हुई कृषि विधेयक की बात। आम आदमी पार्टी के आप निष्ठावान और बड़े ही कर्मठ, जो भादुगढ़ का इतना बड़ा नाम आप आम आदमी पार्टी का आपने यहाँ पर बनाया है, तो आम आदमी पार्टी कब से मोदी को सपोर्ट करने लगी? देखिए, मैं तो ये एक चीज़ मानता हूँ, आम आदमी पार्टी कभी मोदी को सपोर्ट करेगी नहीं, ये तो इम्पॉसिबल बात है। रही बात केजरीवाल इसको समर्थन क्यों कर रहा है, भाई ये पॉलिटिक्स है, मैं इतनी ऊपर जाना नहीं चाहता। आप उनसे अलग जा रहे हैं? नहीं, मैं वैसे आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ और सिपाही रहूँगा, मैं उनसे अलग नहीं जा रहा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म आया है इसको हम वैचारिक मतभेद माने? हाँ, इसमें वैचारिक मतभेद है, ये मेरा अपना पर्सनल वैचारिक मतभेद है कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है ये किसान के हक में है, और किसान के हक में किसान की दशा सुधारने के लिए है। और आने वाले टाइम में जो आज किसान को अगर 40 रुपये किलो आलू अगर मार्केट में मिलता है और किसान को 500 रुपये मिलते हैं, अगर कोरिया की बात देखी जाए, देखो इस कॉन्ट्रैक्टर का बताऊँ, कोरिया के अंदर क्या हो रहा है, 40 रुपये अगर किलो आलू है तो किसान को 35 से 36 रुपये जाते हैं, क्योंकि
B2B वहाँ पर सिस्टम है, वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम है। एक चीज़ बता दीजिए, जब एक किसान जो है यहाँ पर बैठा बैठा ऐप बनेंगी, इसमें एक सिस्टम है कि ऐप बनेगी या B2B एक अभी तो आप कह रहे हैं ना किसान पे रन पड़े, तो वो इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करें? मैं बताऊँ, वो बिल्कुल ईजी होगा। जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो, गूगल के ऊपर आप आवाज़ लगा दें बस कि भाई मैं धनीराम हूँ, ठीक है, मुझे ये चाहिए, तो उधर से हिंदी में ही बोलेगा वो बंदा कि भाई आपको आप क्या चाहिए। तो सेम इसी टाइप का ऐप बनेगी, जो बिल्कुल एक अनपढ़ किसान भी है वो उस बात को समझ जाएगा, और आने वाली जो जनरेशन है वो तो बिल्कुल एक चीज़ 100% तो आप मानते होंगे कि कृषि विधेयक को लेकर के जो इसकी बनाने की प्रक्रिया थी और जो इसको लागू करने की प्रक्रिया थी, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में एक जगह काला नजर आता है। जिस कोरोना काल के अंदर सारी गतिविधियां बंद थी, उस कोरोना काल के अंदर इस कानून को पास कराना। दूसरी बात कि जिस किसानों के हित की बात सरकार करती है, उनको तो कानून को बाद में पता लग रहा है। उससे पहले ही जो ये स्टोरेज के बड़े बड़े बने हुए हैं, इनको कई एकड़ जमीन दे करके सस्ते भाव के अंदर अडानी अंबानी में, इनके गोदाम कैसे खड़े हुए? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको बात बताता हूँ कि कुछ लोगों को ये डाउट है कि ये असंवैधानिक प्रक्रिया इन्होंने अपनाई गई और जो है फटाफट काम किया गया। जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो फर्स्ट जो 6 मंथ होते हैं वो उसके यूँ लगा लें ऐसे पीरियड होते हैं कि हनीमून पीरियड बोलते हैं उसको, ठीक है। आप ये भी ले लीजिए, आप ये भी ले लीजिए, यानी कि वो 6 महीने के अंदर जनता को देंगे। और जो बाद का जो पीरियड होता है, 3.5-4 साल का जो पीरियड होता है, उसके अंदर किसान अपने जो गवर्नमेंट है वो अपने एजेंडे को पूरा करती है। भाजपा के एजेंडे में था कि हम किसानों की दशा सुधारेंगे, हम एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है, जिससे किसानों की हालत सुधरे। जो आज इतनी सुसाइड हो रहे किसान, तो वो सुधार हो। तो इन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि अब कोरोना का टाइम है, क्योंकि जैसे 1990 के अंदर जब आरक्षण लागू हुआ था तो उस टाइम कितना बड़ा बवाल मचा था। तो उन्हें पता था कि इतना बड़ा रिफॉर्म अगर हम लेकर आएंगे तो बहुत सारी जो विरोधी ताकतें जो है ना आएंगी सामने, ठीक है, क्योंकि उनकी जो उनको उनके रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन पर असर पड़ेगा, तो वो ताकतें जो है ना आएंगी। तो इन्होंने क्या किया, मई के अंदर जो है ना एक अध्यादेश जारी किया राष्ट्रपति ने, और मई में अध्यादेश जारी कर दिया। तो अध्यादेश जारी का एक टाइम होता है अध्यादेश का, वो कानून बन गया उसी टाइम से। केजरीवाल जी ने उस टाइम लागू कर दिया उसको, दिल्ली में, बिहार में और कर्नाटका में और जो है ना महाराष्ट्र में ये लागू है। महाराष्ट्र तो के अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ तो देखिए, किसान तो पहले भी मर रहा था, आंदोलन के अंदर भी 60 लोग जो है शहीद हो चुके हैं, ये तो शहीद बोलते हैं। तो जो ये किसानों का जो अपने जान से हाथ धोने का जो सिलसिला है, वो तो कहीं बंद होता नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो कृषि कानून उनके हित में हो या अहित में हो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितने भी किसान की डेथ हुई है वो कोई सुसाइड डेथ नहीं है, ये एक एवरेज होती है, जो एवरेज जो डेथ होती है। जैसे 1 लाख आदमी के ऊपर मान लीजिए आप दिल्ली के भाई 10 आदमी मरेंगे ही मरेंगे, ठीक है, या 20 आदमी मरेंगे। ये तो एवरेज एवरेज डेथ है। किसी को हार्ट अटैक है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई और कोई, ये कोई आंदोलन की डेथ नहीं है। अगर किसी ने सुसाइड किया है तो भी वो एक आंदोलन की डेथ है। और मैं समझता हूँ कि जिसने सुसाइड किया है उसने गलत किया है, क्योंकि इस कानून को अगर समझा जाएगा तो ये कानून बहुत ही किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप इन कानूनों का समर्थन करते हैं, तो आप भी कोई ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते कि जो भी चीज़ आपको लगता है इनके समर्थन के अंदर है, इनके हित के अंदर है, तो वो जो छुपे हुए पॉइंट्स हैं जो सरकार नहीं बता पा रही, उनको किसी न किसी तरह के आपको किसानों के बीच में जाना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस बारे में बताएं कि भाई ये आपके हित में है तो क्यों है। देखिए, अगर किसान इस आंदोलन में शामिल होते ना ज़्यादा, तो बिल्कुल जाना जाना वाजिब था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेता टाइप के लोग इस आंदोलन को घेरे हुए हैं। अब वो क्या करेंगे, वो एक हवा है, एक एक लहर चल रही है कि भी किसानों की हित की लहर चल रही है। एक्चुअल में वो हित में नहीं है, वो किसानों के जो दुश्मन है, जितने भी इनको बगैर वो किसानों के दुश्मन है। आप मानते हैं इसके अंदर राजनीति हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल 100% राजनीति हो रही है, क्योंकि किसानों के लिए नुकसान की तो कोई चीज़ नहीं। मुझे एक पॉइंट कोई भी नेता आगे बता दे, जिस तरह कई नेता ये बोल रहे हैं, या कि ये कई मीडिया ये बोलते हैं कि भी ये जो है ना ये असंवैधानिक है। समवर्ती सूची की 33 नंबर पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ साफ साफ। हालांकि कृषि जो है ना यो एक जो एजेंडा है यो सेकंड सूची में आता है, राज्य की सूची में आता है। पहली केंद्र सूची है, तीसरी समवर्ती सूची। तो 33 का जो समवर्ती सूची है उसका पूरा का पूरा पालन किया गया है। तो उसके अंदर जो है ये एक्ट बनाया गया है। तो इस असंवैधानिक को तो मतलब ही नहीं है। ध्वनि मत से ये पास हो रखा है। ध्वनि मत से पास नहीं भी होता मान लो जी, तो ये कंबाइंड सेशन बुला लेते। कंबाइंड सेशन बुला के दोनों का तो भी इनके पास ध्वनि मत से अगर ये पारित है, तो उस समय लोकसभा के अंदर, जिस समय ये राज्यसभा के अंदर ये कानून पारित हो रहा था, उसमें तो कांग्रेस के भी चुने हुए सांसद हैं, तो क्या उन्होंने विरोध नहीं किया उस समय में? अब ये क्या इनको मौका नजर आता है कि इसके अंदर जो है एक बीजेपी बनाम मूवमेंट बन चुका है या एंटी मोदी मूवमेंट बन चुका है? आप इसको एंटी मोदी मूवमेंट मान लीजिए, क्योंकि जो मोदी की जो है, देखो मैं मोदी का कोई समर्थक नहीं हूँ, ना ही कोई मैंने भाजपा से कोई समर्थक हूँ। लेकिन जो है जो जैसा इस आंदोलन में देखने को मिल रहा है कि ये मोदी की टांग खींचना चाहते, कुछ ताकतें ऐसी बाहर की ताकतें भी इसमें जुड़ी हुई हैं
जो चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो हिंदुत्व का जो एक एजेंडा भाजपा सरकार का है भाई उसको किसी न किसी तरह से फैल किया जाए और जो है मोदी को यहाँ से हटाया जाए। जबकि इस कानून के अकॉर्डिंग तो ये मेरे हिसाब से भाजपा सरकार बिल्कुल हिलेगी भी नहीं, क्योंकि इस कानून में इतनी सी भी कोई कमी नहीं है जो और उन मुझे किसानों लगता को क्या, जो ये अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं इतनी भीषण सर्दी के अंदर 52-53 दिन अपने घर से, कोई भी शौक शौक से नहीं निकलता है। कि ट्रॉलियों के अंदर गुजारा कर रहे हैं। जन सुविधाओं का अभाव है वहाँ पर, कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई शौच जाने की व्यवस्था नहीं है। तो किसी न किसी कड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना ये किसान कर रहे हैं। और उस दौरान भी अगर ये 60 जो जान गंवा चुके हैं अपनी, कहीं ना कहीं तो हमदर्दी इनके साथ भी होनी चाहिए। देखिए, जनता की हमदर्दी है इनके साथ, सरकार की भी हमदर्दी है, इसलिए इतने दिन से ये रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। आप सोच के देखिए पर जो मोदी जी अंबानी के घर में पोता होता है वहाँ बधाई देने पहुँचते हैं, बनारस के अंदर लेजर शो देखते हैं, उन्होंने चंद किलोमीटर दूर बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों के प्रति, इन आत्महत्या करते हुए किसानों के प्रति 2 शब्द भी नहीं कहे। क्यों नहीं किया है? मोदी ने कितनी बार मीटिंग बुलाई है, कितनी बार जो समझौता करने की कोशिश की है, कितनी बार जो है इनके कहा कि भी जो भी संशोधन करना चाहते हो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, अगर जो कोई डाउट है उसको हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो इससे ज़्यादा और एक भारत का प्रधानमंत्री क्या बोलेगा? और अब ये वो आगे इनके बीच के अंदर तो खड़ा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो जो सारे वो किसान थोड़ी ना है, वो सारे के सारे जो है ना उग्रवादी टाइप के लोग हैं। यू समझ लीजिएगा। मैं अगर ये बात बोलूँ कि इसके अंदर अगर बैक साइड में देखें तो खालिस्तान का भी इसके अंदर आता है, इसके अंदर बाहर की ताकतों का भी आता है, इसके अंदर जो उन नेताओं का भी आता है जो एपीएमसी के ऊपर कब्जा का जमाए बैठे, क्योंकि एपीएमसी इसके अंदर हिल रही है थोड़ी थोड़ी। लेकिन अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो एपीएमसी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम तो सरकार ने खत्म कर दिया है, उसको खत्म करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म नहीं हुआ है, वहाँ पर भंडारण की स्थिति लेकर आई है। इस एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि भी भंडारण की जो पहले से जो स्थिति थी वे भंडारण नहीं कर सकते। परंतु एक चीज देखिए ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून लागू था, उसके बावजूद भी कई बार स्थिति ऐसी हो जाती थी कि आलू 150 रुपये किलो, प्याज 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो बिकता था। जब कानून ही नहीं होगा तो फिर डर किसका मैं लगेगा? आपको एक चीज़ बताता हूँ, डर देखो कहाँ रहेगा? मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, भंडारण के बारे में बताता हूँ। देखिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, ये बहुत देशों ने अप्लाई किया हुआ है। ये अगर मैं एक महाराष्ट्र का अपने देश का उदाहरण बता देता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर जो है एपीएमसी भी काम कर रही है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट जो है एजेंसियाँ भी काम कर रही हैं। अब प्राइवेट एजेंसियाँ महाराष्ट्र में 11 को जो है उन्होंने लाइसेंस दे दिया। वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग का लाइसेंस भी दिया हुआ है, जैसे रिलायंस फ्रेश को दिया हुआ है। अब ये क्या करते हैं कि अब मान लो रिलायंस का ही लगा लो उदाहरण। अब रिलायंस ने अपना फ्रूट चाहिए, तो फ्रूट चाहिए वो इकट्ठा करेगी, वो पूरे देश के अंदर भेजेगी, तो कहीं ना कहीं तो भंडारण होगा। अब किसी स्पॉन्सर ने मान लीजिए अभी अपने इस एरिया के अंदर 10 गाँव के अंदर कोई गेहूँ की खेती को जो है ना उसको स्पॉन्सर किया कि भी गेहूँ की खेती जो है हम लेंगे इसको। अब उस इतने बड़े उसको उसके लिए भंडारण की चाहिए, लेकिन इस एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भंडारण की जो स्थिति है, अगर वो किसान चाहता है और वो स्पॉन्सर चाहता है तो उसके खेत के अंदर जो है ना अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर वो दोनों नहीं चाहते, उनमें से कोई सा एक नहीं चाहेगा, तो वो भंडारण नहीं हो सकता वहाँ पर। ये भंडारण फिर अपने को दूसरी जगह करेंगे जहाँ पर भी करेंगे। और ये जो भंडारण है, जो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो इन्होंने बोला है कि वो खत्म कर दिया है, वो खत्म नहीं हुआ है। बस उसमें क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो जाएगा, जब स्पॉन्सर जब बहुत सारी ज़मीनों को, बहुत सारी फसल को इकट्ठा करेगा, बहुत सारी फार्मिंग को इकट्ठा करेगा, तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए ना। अब चिप्स का ले ली उदाहरण जी, जब चिप्स जो लेज चिप्स है, अब लेज चिप्स के लिए मान लीजिए उसने 1 लाख टन जो है ना आलू चाहिए, कहाँ रखेगा भाई वो? तो उसके लिए चाहिए उसको भंडारण। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना भाई आलू आलू महंगा हो जाएगा। भाई आलू कोरिया के अंदर मैं आपको बताऊं, आलू अगर वहाँ 40 रुपये किलो है तो वहाँ पर किसान को 35 रुपये मिल रहा है। इस एक्ट के अंदर यही एक प्रावधान किया गया है कि आलू जो है ना 40 रुपये किलो है ना, तो उसकी वैल्यू सही मिले, कहीं ना जनता जनता को भी सही मिले, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि किसानों की जनता को भी सही मिले, क्योंकि जनता को भी नहीं मिल रहा है 5-6 रुपये का आलू पे जो जो किसान से लेके ना जनता को 40 रुपये किलो मिल रहा है। बीच का पैसा कहाँ गायब होता है? क्यों ट्रेडिंग में गायब हो जाता है वो। इस मतलब जो है फार्मिंग रिफॉर्म से जो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो किसानों की दशा में सुधार होगा? 100% सुधार, किसानों के दशा में सुधार होगा, और जो है जो प्राइस है वो भी सस्ते होंगे। आलू के सब्जियों के जितने भी जो कमोडिटी जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, फार्मिंग प्रोडक्ट हैं, वो भी सस्ते भी होंगे, वो जनता को सस्ते रेट पर मिलेंगे। ये भी बात पक्की है इसके अंदर। और एक चीज़ देखिए आप, इस कृषि कानून के अंदर एक कानून ये भी है कि जो अवशेष बचता है खेतों के अंदर, फसल के बाद में जो अवशेष बचता है उसको जलाने पर, पराली को जलाने पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकार ने रखा। आप मानते हैं कि कोई कोई किसान ऐसा भी होता है जो 1 करोड़ रुपए जुर्माना चुका सकता है, परंतु जब ठूंठ जो बचता है, जो पराली बचती है, उसका समाधान सरकार के पास ही नहीं है, तो आम किसान के पास कहाँ से मैं आएगा? आपको तो कहीं ना कहीं जरूरत ऐसी है कि सरकार उनको बताए कि उसका क्या करना है। कोई आधुनिक कृषि के यंत्र हैं जो उस पराली को कहीं रीयूज किया जाए, या
ऐसी कोई चीज़ लाने के बजाय उनके ऊपर जुर्माना लगाना कहाँ तक सही है? मैं आपको ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। देखिए होगा क्या, जब एफपीओ बनेंगी, जो फार्मर जो प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो बनेगी, और जो स्पॉन्सर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ भी होगी कि भी जो डस्ट है वहाँ का जो बचा हुआ जो जो लकड़ी है या जो फसल के जो पार्ट बचा हुआ, जो बेकार पार्ट है, जो डांगर डोर खाते हैं, उसका क्या उसको किस तरह से डील किया जाएगा, ये सारी की सारी बातें एग्रीमेंट में होगी। वो स्पॉन्सर की जिम्मेवारी होगी, वहाँ से उठाएगा कहाँ लेके जाएगा, वो सारी की सारी जिम्मेवारी उसकी। तो किसी टाइप का पोल्यूशन कोई इस टाइप का होगा नहीं, न कोई पराली जले, बल्कि इंडिविजुअल किसान पराली जला लेता है। जब ये एफपीओ बन जाएंगे, 10 गांव जब इकट्ठे हो जाएंगे, एक पावर बन जाएगी, एक देश के अंदर ये भी सुधार होगा कि देश के अंदर जो है ना, अभी तो ये किसान यूनियन है, जिस मर्जी आप देखो किसान यूनियन बनाए बैठा है, लेकिन जब एफपीओ बनेंगी ना, वो एक्चुअल में पावरफुल होंगी, जिस तरह अमूल पावरफुल है। तो वो जो है जब डील करेंगी तो उसके अंदर शक्ति होगी और वो सारे काम करेंगे। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बड़े ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने निजी विचार रख रहे हैं, पार्टी से हट के अपने निजी विचार रख रहे हैं और कह रहे हैं कृषि कानूनों से जो है अब देश की आर्थिक गतिविधि भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और किसानों की दशा में जो है सुधार होगा। एक आखिरी संदेश किसानों को क्या देना चाहेंगे? देखिए मैं तो किसानों को यही कहना चाहूँगा, जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, एक्चुअल में तो ये कहते तो ये है कि भाई जो है ना हमें शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, लेकिन शांतिपूर्वक नहीं है। आप रोड को ब्लॉक कर रहे हो, शांतिपूर्वक है क्या? शांतिपूर्वक जब आप स्टेडियम बैठे हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र में अधिकार है अपनी आवाज़ को उठाने का। ये नहीं बैठे थे जब ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे, सरकार ने इनको रोका। खट्टर सरकार ने, आपने सुना होगा कितने गहरे गहरे खड्डे खोद करके बैरिकेडिंग लगा करके ये तो दिल्ली में जा रहे थे, तो इनको रोका गया। देखिए मैं आपको बताती, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है ये दिमाग में उठता है, हर एक आदमी के उठता है कि भी दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको रोक दिया। देखिए भाजपा सरकार ने क्या किया, दिल्ली सरकार से स्टेडियम मांगे कि भी आप हमें 8 स्टेडियम दे दो, 8-10 स्टेडियम दे दो, इनके अंदर जो है किसान बैठ के अपना आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक बैठ के ढंग से होंगे। लेकिन क्या है कि दिल्ली सरकार ने उसको मना कर दिया कि भी हम तो स्टेडियम नहीं देंगे। अब नहीं देंगे तो क्या हुआ, तो वो तो रोकने थे, अब रोकने थे तो रोड के ऊपर आगे बैठ गए, जबकि उनको चाहिए था खेतों में बैठ जाते, साइड में बैठ जाते, बहुत तेरी जगह बैठी थी, रोड के बिल्कुल रोड ब्लॉक कर दिया। अब आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ एमआई हमारा पूरा ठप हो गया। तो एक अपील सरकार से भी कीजिए ना कि इस आंदोलन को लेकर के जल्द से जल्द फैसला ले, ताकि आम आदमी को नुकसान ना हो। जो बहादुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहाँ लाखों करोड़ों का, आज भी मैं पढ़ रहा था 3000 करोड़ रुपया जो इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि हमारा ठप हो चुका है, सरकार उनको अनुदान दे। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार से, जो सरकार पहल भी कर रही है, ऐसी बात नहीं सरकार पहल नहीं, सरकार ने कई बार मीटिंग करने की कोशिश की है, कई बार जो है इसको तरीके से सुलझाने की कोशिश की है। लोग जो है ना सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसके कुछ पहलुओं को देखा होगा, इस पर थोड़ी रोक भी लगाई है। ये एक फॉर्मेलिटी समझ लीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अभी इसको रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से पास हो रखा है, और जो संसदीय कार्रवाई है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता, क्योंकि 123 अनुच्छेद के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई पावर नहीं है कि वो संसदीय कार्रवाई के अंदर असंवैधानिक की वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ध्वनि मत से पास हुआ क्या, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगी। तो ये क्या संदेश दिया? मैं तो ये संदेश दूंगा, भाई इस आंदोलन को जल्दी जल्दी खत्म कर दो, इसको समझो। इस एक्ट को 2 बार जो आदमी पढ़ लेगा वो 100% से इस एक्ट के फेवर में होगा, और ये एक्ट किसानों की हालत सुधारेगा। और मैं तो ये अपील करता हूँ जितने भी किसान भाई बैठे हुए हैं, हालांकि मैं उनके लिए ये नहीं हूँ, मैं उनके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ वो बरगलाए गए हैं, वो बरगलाए गए हैं, वो कि नेताओं ने बरगलाए हैं, ठीक है, छुट भैया ने नेताओं ने बरगलाए। वो अपना जो है इस चीज़ को समझें और जो है ना अपने काम पर जाएं। और जो खेती, देश का जो नुकसान हो रहा है, आज वो यहाँ बैठे हैं, खेती को कितना नुकसान हो रहा है, ये देश का नुकसान है। देश के हित के बारे में सोचे, अपने हित के बारे में कम सोचे, देश हित के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए उनको भी। बहुत बहुत धन्यवाद जून साहब का। देश के हित के बारे में सोचें, 3 कृषि विधेयक को उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, और किसानों से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो हो सके, और सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकले। और ये थे शमशेर जून हमारे साथ, वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ। धन्यवाद।